हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, मूडी टेक्स 30 seconds टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर इफ ही वॉक्स ऑन इट एट इज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। जनरली क्या होता है, जब हम एस्केलेटर पे जाते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं होते हैं तो, और सेफ्टी के लिए उस पर मूव भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं तो मूविंग एस्केलेटर पे भी हम चलना शुरू कर देते हैं, या अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भी मूविंग एस्केलेटर पे हम नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एस्केलेटर के अपोजिट डायरेक्शन में हम कभी नहीं जाते, यानी कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो हम नीचे जनरली नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि मूडी एक पर्सन है जो मूविंग एस्केलेटर पे चलना शुरू करता है, और जब वो चलता है तो उसको 30 सेकेंड्स लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जब आप मूविंग एस्केलेटर पे जाते हैं तो आपकी इफेक्टिव स्पीड जो होती है वो एस्केलेटर की स्पीड प्लस आपकी स्पीड हो जाती है। जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो रिलेटिव स्पीड में जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो हम उनकी स्पीड को ऐड करते हैं। लेकिन जब हम इफेक्टिव स्पीड की बात करते हैं, यानी जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले या एस्केलेटर वाले, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं तो आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होती है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो ऐड हो जाती है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उस केस में आपकी इफेक्टिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारा जो गिवन केस है उसमें पर्सन एस्केलेटर की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उसकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको एक एस्केलेटर है, मैं मान लेता हूं उसको एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे जाना है। मैं अज्यूम कर लेता हूं उसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे लेट से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना, यहां से और यहां उसको जाना है, और टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करनी है वो डी करनी है। स्पीड मूडी की मैं ऐसा मान लेता हूं, एस्केलेटर की स्पीड ऑफ एस्केलेटर मान लेता हूं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, दोनों सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो उनकी इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो एस एम प्लस एस सी, इसकी वैल्यू जो आएगी मेरे पास ये 30 गिवन है। ठीक है। सेकंड केस में क्या गिवन है, ही टेक्स 20 seconds टू फिनिश राइडिंग द एस्केलेटर इफ ही वॉक्स एट ट्वाइस इज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि वो जाता सेम डायरेक्शन में ही है, लेकिन अब की बार वो अपनी स्पीड को डबल कर लेता है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ मूडी प्लस एस सी, इसकी वैल्यू मुझे 20 गिवन। ठीक है। If Moody decides to stand still on the escalator, then the time in seconds needed to finish riding the escalator is। क्वेश्चन में कहता है कि अब की बार वो मूव नहीं करता है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो उस केस में उसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सो ऑब्वियसली बात है, उस केस में स्पीड ऑफ मूडी विल बी 0, तो उसकी जो इफेक्टिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास स्पीड ऑफ एस्केलेटर। अगर मैं उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टाइम टेकन आ जाएगा जो मुझे चाहिए। ठीक है ना। सो टोटल डिस्टेंस विच मूडी हैज टू ट्रैवल इज डी, एंड द स्पीड एट विच ही विल बी ट्रैवलिंग विल बी द स्पीड ऑफ एस्केलेटर विच इज इक्वल टू एस। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है। तो यहां से क्या कर सकता हूं, मैं डी की वैल्यू निकालता हूं। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरे पास 30 SM प्लस 30 SE। यहां से मेरे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40 SM प्लस 20 SE, 40 SM प्लस 20 ये आ जाएगी मेरे। अब दोनों डी को मैं इक्वल कर देता हूं, यानी इन दोनों को इक्वल कर देता हूं, यानी कि 30 SM प्लस 30 SE विल बी इक्वल टू 40 SM प्लस 20 SE। ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 10 SM इज इक्वल टू 10 SE, और स्पीड ऑफ मूडी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ एस्केलेटर, यानी कि मूडी की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड सेम है। यहां पे मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास D SM इज इक्वल टू SE, तो ये कितना हो जाएगा, SE प्लस SE, ये हो जाएगा 2SE। ठीक है ना। SM इज इक्वल टू SE है, तो SM की वैल्यू SE पुट कर दी मैंने, तो D अपॉन 2SE हो गया, वो मेरे पास कितना है 30। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास D अपॉन स्पीड ऑफ एस्केलेटर की वैल्यू कितनी आ रही है
और यही मुझे निकालना। यानी कि जब मूडी स्टैंड स्टिल होगा, मूव नहीं करेगा, तो उसकी स्पीड 0 होगी। स्पीड 0 होगी तो इफेक्टिव स्पीड सिर्फ स्पीड ऑफ एस्केलेटर होगी। तो डी अपॉन एसी की वैल्यू, ये दो इक्वेशन सॉल्व किया है, आंसर तो क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे यहाँ पे 60। ठीक है, चलिए। कंसिडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ the two smallest number is 14 and the average of the two largest number is 28. Then the maximum possible value average of 6 number is. मेरे पास 6 नंबर्स हैं, तो मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में मान लेता हूँ, और मुझे ये भी गिवन है कि वो डिस्टिंक्ट है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो मैं मान लेता हूँ नंबर्स आर n1, n2, n3, n4, n5, n6 such that n6 is the largest and n1 is the smallest, right? क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे? The average of two smallest number is 14. Average of two smallest number is 14. तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर, मेरे पास इनका एवरेज 14 आ रहा है। अब देखो, दो स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज 14 गिवन है यहाँ पे। द एवरेज ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर इज 28। इनका सम कितना आना चाहिए? अगर ये स्मॉलेस्ट मेरे पास नंबर्स हैं तो मेरे पास n1 प्लस n2 की वैल्यू आ जानी चाहिए, 14 इंटू 2 28। द एवरेज ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर इज 28। लार्जेस्ट नंबर मेरे पास ये आ जाएंगे n5 एंड n6। तो n5 प्लस n6 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आ जाएगी मेरे पास 50। ठीक है, ये मेरे पास 56 आ गया। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है then the maximum possible value of the average of these 6 numbers, ये जो मेरे पास 6 नंबर्स हैं, इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है एवरेज की? यानी कि मुझे निकालना क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 डिवाइडेड बाय 6, ये मुझे निकालना है। अब एक चीज देखो आप, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ये चीज समझनी होगी कि मेरे पास n3 प्लस n4 जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है ना? n1 और n2 वो तो चेंज हो नहीं सकते, उनका सम तो 28 आ गया मेरे पास, तो दैट इज 28, राइट? सिमिलरली n5 प्लस n6 जो होगा वो मेरे पास सम ऑलरेडी गिवन है 56। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n3 एंड n4 चाहिए, ताकि मैं 6 से डिवाइड करूंगा ऐड करके, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ n3 और n4 की मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? जब मैं n5 और n6 को मैक्सिमम लूंगा तो उससे जस्ट छोटी वैल्यू मैं n3 और n4 की ले सकता हूं। यानी कि मेरे पास n5 इज लेस देन n6 एंड n5 प्लस n6 जो है मेरे पास वो 56 है। n5 और n6 इनका जो एवरेज आ रहा है वो मेरे पास 28 आ रहा है, वो मेरे पास 28 आ रहा है। अब मेरे को ये दोनों नंबर इस तरह से लेने होंगे ताकि मेरे पास n3 और n4 भी मैक्सिमम हो जाएं। अब मेरे पास दो नंबर्स का जब एवरेज 28 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक नंबर 28 से बड़ा होगा और एक नंबर 28 से छोटा होगा। अगर दोनों नंबर 28 से बड़े हो गए तो उनका एवरेज 28 नहीं आ सकता, दोनों नंबर 28 से छोटे हो गए तो भी उनका एवरेज 28 नहीं आ सकता है। इसका मतलब एक नंबर 28 से बड़ा होगा और एक नंबर 28 से छोटा होगा, और मुझे मैक्सिमम नंबर की तरफ जाना है, लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाना है। तो ऑब्वियसली जो मेरे पास नंबर निकल के आएंगे वो मेरे पास नंबर निकल के आएंगे 27 एंड 20। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 29 होगा, उससे छोटा नंबर 27 होगा। ठीक है ना? तभी उनका एवरेज जो है। तो मेरे को ये केस क्यों लिया है? नंबर तो मैं और भी ले सकता हूँ, और केसेस भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे होगा क्या? सपोज मैंने इसको 30 लिया और 26 लिया, अभी मेरे पास सम तो 56 आ गया और एवरेज मेरे पास 28 आ गया। लेकिन ऐसा लेने का नुकसान मेरे पास क्या होगा? अब मेरे को n4 और n3 इसके लिए इनसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है और जो n3 और n4 है वो मेरे पास इनसे छोटे होंगे। अब मान लो मैंने ये नंबर ले लिए मेरे पास, तो मेरे को n3 और n4 जो है वो छोटे लेने पड़ेंगे, इनसे छोटे लेने पड़ेंगे। तो यहां से मान लो मैं 25 और 24 लूंगा, यहां से लूंगा मैं तो 26 25 लूंगा। तो ऑब्वियसली मुझे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं चाहूंगा कि सारे बड़े नंबर हो मेरे पास। ऑब्वियसली n5 और n6 जो है इनका सम तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन दोनों नंबर्स को इस तरह से ले सकता हूं
कि मेरे पास N4 और N5 जो है, N3 और N4 जो है वो मेरे पास सबसे बड़े हैं। तो इस तरह से मैं चूज करूंगा, तो उसके हिसाब से मैं चूज करता हूं। तो मेरे पास N5 की वैल्यू 27 होनी चाहिए और N6 की वैल्यू 29 होनी चाहिए, ताकि मेरे पास N3 और N4 को मैं मैक्सिमम ले सकूं। अब उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो N3 की वैल्यू 25 आएगी और मेरे पास ये वैल्यू 26 आएगी। ये सारे केस इसलिए गए हैं ताकि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकूं। N1 प्लस N2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान लो, मुझे खाली इन दो पे फर्क पड़ने वाला था। ये 28 सम ही आएगा मेरे पास, तो मैं एवरेज निकाल लूंगा तो क्या आएगा, ये सम तो मेरे पास 28 आ ही गया है, प्लस 25 26 की वैल्यू आएगी, 25 प्लस 26 ये आ जाएगा, और N5 प्लस N6 वो मेरे पास 56 है। तो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आएगी मेरे पास N3 की, ये वैल्यू आएगी मेरे पास N4 की, दिस इज N5 प्लस N6, दिस इज N1 प्लस N2, राइट, और डिवाइडेड बाय 6 मुझे निकालना होगा, इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 6 12 और 5 17 एंड 8 17 एंड 8 इज 25, 2 5 और 2 7 9 11 13. I will suggest to use calculator. Don't waste your time in calculating. IIMs don't want to see that you how good you are in calculation. Doesn't matter. ठीक है ना? $22. ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ जाएगा that will be 22. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। You have to assume the value of N5 and N6 in such a way that you get the maximum value of N3 and N4, nothing else. You can think that एक नंबर 28, अगर इनका एवरेज 28 आ रहा है, सो एक नंबर 28 के इधर होगा, एक नंबर 28 के इधर होगा, अदरवाइज एवरेज 28 आएगा ही। तो इस केस में मुझे नंबर्स इस तरह से अज्यूम करने पड़ेंगे ताकि मैं 25 और 26 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू N3 और N4 की ले सकूँ। अगर मान लो मैं एक नंबर 26 लेता हूँ, 30 लेता हूँ, या 25 या 31 लेता हूँ, तो मेरे पास एवरेज N5 और N6 का तो आ जाएगा मेरे पास 28, लेकिन उस केस में मुझे ये नंबर छोटे लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ गिवन है डिस्टिंक्ट नेचुरल। सो ये कंडीशन फॉलो करते हुए मैं N3 और N4 की जो वैल्यू लूँगा वो लूँगा मैं 25 और 26, फिर मैं उनका एवरेज निकालूंगा 135/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 22.5। ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 plus 2 root 2 is a root of the equation this and 4 plus 2 root 3 is a root of the equation this, where a, b, c, m and r integers, then the value of this function निकालना है मुझे। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है मैं उसी को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, ये जो रूट है ये मेरे पास इसका है। अच्छा, ये आपको पता होगा जो रूट्स होते हैं इस तरह से a प्लस रूट भी, ये कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास a प्लस रूट भी एक रूट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे a भी तो है, p प्लस मान लेता हूँ, p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q अगर मेरे पास एक रूट होगा तो ये दूसरा कॉन्जुगेट पेयर में ही होगा, मेरे पास p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बात है, आपके पास रूट्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं, तो बस यही केस आएगा मेरे पास। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो वो रेशनल नंबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2 होगा, तो मेरे पास दूसरा रूट कौन सा होगा 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पे 4 प्लस 2 रूट 3 है, तो दूसरा रूट होगा 4 माइनस 2, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास पहले इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन से हैं मेरे पास 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, मेरे को पता है दूसरा रूट कौन सा होगा 3 माइनस 2 रूट, ठीक है। तो मेरे पास ये दो रूट्स, सम ऑफ द रूट्स निकाल लूंगा मैं। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला मेरे को माइनस पी पाई पता है। सम ऑफ द रूट्स यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कितना आएगा माइनस बी बाई ए, और इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6। तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी माइनस का 6। बी की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस का 6। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आता है सी बाई ए, सी बाई ए विल बी इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट निकालूंगा, सो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, सो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो 3 का स्क्वायर 9
3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 विच इज 1। तो यहाँ पे मेरे पास इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इससे मेरे पास निकल के आएगा C इज इक्वल टू A, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, सो 9 माइनस 8 ये आ गया, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन कौन सी गिवन है, दूसरी इक्वेशन इज ay स्क्वायर प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है मेरे पास 4 प्लस 2√3 है। तो दूसरा जो रूट होगा मेरे पास वो मेरे पास 4 माइनस 2√3 होगा। सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा यहाँ पे माइनस का m/a, उसकी वैल्यू कितनी आएगी सम ऑफ द रूट्स, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 8। इससे क्या आया मेरे पास m इज इक्वल टू माइनस का 8a, माइनस का 8a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला तो यहाँ से आ जाएगा n/a, n/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 4 इंटू 3 12 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, जितने भी पैरामीटर थे मेरे पास b, m, b को, c को, m को और n को मैं एक ही टर्म्स में ले आया हूँ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मुझे वैल्यू निकालनी है b अपॉन m प्लस c माइनस 2b अपॉन n की। सो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 6a, माइनस का 6a डिवाइडेड बाय m, m की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 8a, प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू आई है a, माइनस 2 इंटू b, b की वैल्यू कितनी निकल के आई है माइनस का 6a, डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू कितनी निकल के आई है 4a, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, a से a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 प्लस ये कितना है 13a/4a, 12 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 13a डिवाइड बाय 4a, a से a कैंसिल, 13/4, ये हुआ मेरे पास 16/4 विच इज इक्वल टू। तो ये जो फाइनल जो निकालना था मुझे, मैंने सबको एक ही टर्म्स में लेके आ गया और सबकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। सो मेरे पास फाइनल जो आंसर आ गया 4 विच इज योर सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ कैट। If c is equal to 16x by y plus 49y by x for some non-zero real numbers x and y, then c cannot take the value। देखो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना a अपॉन b, b अपॉन a, तो इनमें जो फॉर्मूला लगता है वो जनरली जो लगता है वो आपके पास am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का लगता है। या आप दूसरा केस भी ले सकते हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार समझो आप। या तो x बाय y को आप k मान लो, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आपने कोई पैरामीटर k मान लिया तो 6 इंटू के प्लस 49 इंटू 1 अपॉन के, तो k में ये क्वालिटी इक्वेशन बन गई। और x और y जो है मेरे पास रियल नंबर है मेरे पास, तो वो ग्रेटर देन, यानी कि आप उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगा के भी कर सकते हो। दूसरा और स्मार्टर तरीका क्या हो सकता है, मेरे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है ना। यानी कि इनका मैं ऐड करता हूँ 16x बाय वाई प्लस 49y बाई एक्स। अगर ये दो टर्म है मेरे पास, ये टर्म a, ये टर्म b, तो मुझे पता है इनका जो मेरे पास ये अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाते हैं हमेशा, यानी कि am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कोई भी दो नंबर होते हैं मेरे पास या ज़्यादा भी नंबर होते हैं, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। दैट इज द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई। सो अर्थमेटिक मीन इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 कर दी। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 16 इंटू एक्स बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 49 इंटू वाई बाई एक्स, 49 इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है ना। और इसकी पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट इसका, राइट। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल,
तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16x बाई वाई प्लस 49 y बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 16 इंटू 9 तो 16 4 का स्क्वायर होता है, ये मेरे पास 7 का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 7 28, सही है ना, पावर 1/2 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 4 और इंटू 7, ठीक है ना। लेकिन ये प्लस माइनस साथ आएगा, किसी परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस। फॉर एग्जांपल मैंने 36 का स्क्वायर रूट निकाला, 6 का स्क्वायर है मेरे पास, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं तो मेरे पास प्लस माइनस 6 आता है, ठीक है ना भाई। प्लस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते हो तो भी 36 आता है, माइनस 6 का स्क्वायर करते हो तो भी 36 आता है। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालोगे तो आपके पास प्लस माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 7 निकालते हो तो मेरे पास जो आएगा वो प्लस माइनस 28, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई, सो दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस। तो मेरे पास ये टर्म जो है वो प्लस माइनस 56 से बड़ी, ठीक है ना। तो इसको इनइक्वालिटी के टर्म में जब लेके जाते हैं, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो मॉडुलस आता है, दोनों में से कैसे भी कर लो एक ही बात है, प्लस माइनस 56, ठीक है ना। तो यानी कि माइनस 56 ये रहा और प्लस 56 ये रहा मेरे पास। मेरे को ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मेरा जो सॉल्यूशन सेट आएगा इनइक्वालिटी में वो ये वाला और ये वाला, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है या तो 56 से बड़ी होगी या फिर माइनस 56 से छोटी होगी। माइनस 56 से 56 के बीच में ये वैल्यू नहीं आ सकती है, ये दोनों वैल्यू भी पॉसिबल, ठीक है ना। मैं शुरू से बोलता हूँ क्या किया है पहले हमने, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये फंडामेंटल लगाया हमने। तो am निकाला डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन gm, दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 कर दिया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया इसको। अब ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बना है 28 का, इसको स्क्वायर रूट लिया, मेरे पास प्लस माइनस 28, राइट, यानी 784 आएगा ना, 784 का स्क्वायर रूट किया प्लस माइनस 28, यहाँ से 2 है मेरे पास तो प्लस माइनस 56 हो गया। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 784 इंटू 2, यानी प्लस माइनस 28 इंटू 2 होना चाहिए, यानी प्लस माइनस 56 होगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ये दोनों पॉइंट प्लॉट करते हैं पहले, उसके बाद साइन देखते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं ये वाली वैल्यू चूज करूंगा या ये वाली वैल्यू चूज करूंगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू या तो 56 से कम होगी या मेरे पास माइनस 56 से कम होगी या मेरे पास प्लस 56 से ज्यादा होगी। तो मुझे देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस 56 से ज्यादा वैल्यू कौन सी है, तो मेरे पास ये वैल्यू है, तो ये तो मेरे पास पॉसिबल केस हो गया। माइनस 56 से छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस 56 से छोटी वैल्यू माइनस 60 भी है, माइनस 70 भी है, पर माइनस 50 जो है वो इस वाली रेंज में लाई करेगी, माइनस 50 इस रेंज में लाई करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे पूछा है कैन नॉट टेक द वैल्यू, मेरे पास माइनस 50 वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इससे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, x बाई वाई को k मान लो, c इज इक्वल टू x बाई वाई ये है, इसको k मान लिया, इसको क्या कर सकते हो 1/k हो जाएगा। तो k में क्वाड्रेटिक बना लो, k में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद क्या कर सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल वैल्यू है ना x और y मेरे पास, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 निकालोगे तो आपके c में जो है वो कंडीशन सीधी ये वाली बन के आ जाएगी मेरे पास, जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे ये वाली कंडीशन। यदि लेंथी मेथड स्मार्टर मेथड, या आप अगर इनइक्वालिटीज पे कमांड है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो मेरा होगा यहाँ पे वो -50 होगा, ठीक है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 की पावर 3x - y इज इक्वल टू 875 डिवाइड बाय 2401, और ये कंडीशन गिवन है मुझे, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b देन द वैल्यू ऑफ x + y इज, थीटा टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं गिवन है मुझे, तो मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ 5 की पावर में बनाना पड़ेगा, 7 की पावर में बनाना पड़ेगा, कुछ x और y में रिलेशन जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या गिवन है पहले। यहाँ पे मुझे गिवन है √7/5 की पावर 3x - y, तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा मेरे पास तो डिवाइड बाय 2 आएगा, यानी 7/5 की पावर, स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने तो डिवाइड बाय 2 हो गया, वो 3x - y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 875 डिवाइडेड बाय
2401। 875 मेरे पास होता है 25 इंटू 35 और ये होता है मेरे पास 49 का स्क्वायर, यानी 7 से कट हो सकता है, ठीक है ना। 7 से कट कर सकता हूँ इसको मैं, 7 से करूँगा तो 1 2 5, 7 से कट किया तो 343 विच इज इक्वल टू, ये 5 का क्यूब होता है और ये मेरे पास 7 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो 5/7 का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 7/5 है और वहाँ पे 5/7 है, तो उसको मैं क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ, जब पावर 3 है उल्टा करूँगा मैं तो पावर -3 हो जाएगा, यानी 7/5 की पावर -3। अब ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये किसका इक्वल हो गया, 7/5 की पावर 3x - y डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। तो ये 7/5, ये रिवर्स कर दिया तो पावर नेगेटिव हुई मेरे पास। इसका मतलब अब मैं पावर इक्वेट कर सकता हूँ। अब मैं पावर इक्वेट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x - y उसकी वैल्यू आ जाएगी -6, 2 इधर हो जाएगा ना, तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी 3x की वैल्यू आ जाएगी y -6, 3x की वैल्यू आ गई है y -6, ठीक है। और y इज इक्वल टू, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, आपको सिंप्लीफाई करना है तो 3x + 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3x + 6, जो भी चाहो आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। हमें x और y में रिलेशन निकालना है, एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया और एक रिलेशन यहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद x और y के लिए सॉल्व कर लूंगा और x + y की वैल्यू में निकाल लूंगा। तो पहली जो कंडीशन थी मेरे पास उससे मैंने निकाल लिया है y = 3x + 6। अब सेकंड पे आता हूँ मैं। सेकंड क्या गिवन है मुझे, 4a/b की पावर 6x - y और यहाँ 2a/b की पावर y - 6x। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो a/b की पावर 6x - y आएगा और यहाँ 2 सेपरेट करोगे तो a/b की पावर y - 6x आएगा। अब a/b की पावर 6x - y और a/b की पावर y - 6x, ये दोनों इक्वेट तभी हो सकती हैं जब पावर इक्वेट हो जाए। तो यहाँ भी a/b है, यहाँ भी a/b है, अब पावर को तो इक्वेट होना पड़ेगा अगर दोनों इक्वेट है तो, यानी कि मेरे पास 6x - y इज इक्वल टू y - 6x तो आएगा ही आएगा। सो 2y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 2y की वैल्यू आ जाएगी 12x, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरी कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ गई है कि y = 6x है, पहले ये था, तो y = 6x यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 6x, y = 6x है ना, तो यहाँ पुट कर दी मैंने, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x + 6, तो 3x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 रख दी मैंने यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 12। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, x + y की वैल्यू। मेरे पास x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + y = 2 + 12 = 40। तो जो मेरे पास x + y की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी यहाँ पे 40। टी टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्लास। आई होप दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन पर डे वी आर डूइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इजी था, और कुछ भी आपको डाउट है या फिर कोई मेथड समझ नहीं आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।